ब्रेक के बाद मैं नेहा खान आपका दोबारा खैर मकदम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो चलिए नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी प्रोफेसर मसूद साहब, आपका दोबारा आपका इस्तकबाल है। जी मैं ये जानना चाहूंगी कि ये बीमारी जो है फीड्स की, जो एपिलेप्सी जो बीमारी किस तरह दुनिया में फैल रही है? मैंने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया है कि रिसर्च के जरिए पता ये चला है कि तकरीबन 50 मिलियन आदमी इसमें मुब्तला है। 50 मिलियन का मतलब ये है कि 5 करोड़ लोग जी। और पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 700 करोड़ है, इसमें से 5 करोड़ लोग मुब्तला हैं। और रिसर्च के ज़रिए पता ये चला कि क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं 5% लोग को उनकी ज़िंदगी में जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ है, कोई भी जो भी आदमी जितनी भी ज़िंदगी है उसके अंदर कम से कम एक मर्तबा तो वो दौरों में मुब्तला हो सकता है। जी। तो उसको हम एपिलेप्सी या मुर्गी वगैरह नहीं कहते हैं, वो दौरे कुछ भी रीज़न से आ सकते हैं और वो वक्तिया है, तो दूसरे मर्तबा नहीं आते हैं, कभी ना कभी आ सकते हैं। ये 5%, हाँ 5% है। मगर दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं जिनको ये दौरों की बीमारी है और ये दौरे एक से बढ़कर आए हैं। माफी चाहूंगी, एक कॉलर को शामिल कर लेंगे पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी साहब फरमाइए। जी मैं अहमदपुर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? डॉक्टर की बात स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। थोड़ा रिपीट करेंगे सवाल को? जी मेरे पीछे बैक पेन है स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा बैक पेन है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, तो उसमें मेरे को एक्सरा वगैरह रिपोर्ट पूरी निकाला हुआ है। हाँ गैप बता रहा हूँ। अच्छा वो उसमें नंबर होता है, कुछ नंबर दिए हैं, वो गैप कहाँ पर है? गैप कहाँ है वो तो नंबर में है, देखा जी। तो मेरे को बताइए गैप है बोलते। तो मैं एक हकीम साहब की दवा खा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए ना। नहीं देखिए आप जी, आपको दर्द मुसलसल है अब? नहीं मुसलसल नहीं, अभी मैं फिलहाल हकीम साहब की दवा खा रहा हूँ, थोड़ा मुकम्मल कम है जरा। जी अच्छा जी, अच्छा ठीक है। जी हाँ। देखिए बैक पेन का जो ताल्लुक है ये 2 हिस्सों में रहता है। देखिए ये आज का जो टॉपिक है उससे नहीं है, मगर फिर भी एक नाजरीन एक सवाल कर रहे हैं तो जो भी मुनासिब जवाब हो सकता मैं दूंगा। मैं बैक पेन जो कहते हैं, स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं और स्लिप डिस्क वगैरह भी कहते हैं, इस तरीके के इस तरीके के अमराज में बैक पेन होता है। तो आपका जो मामला है, आपको एक्सरे में पता ये चला है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर गैप है। जी हाँ, गैप। हाँ, तो गैप उसको स्लिप डिस्क कहते हैं और स्पॉन्डिलोसिस वगैरह ये इश्यूज होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आता है ऑर्थोपेडिक्स में, ये हड्डियों का जो ढांचा है उसमें भी हो सकता है, और ये प्योरली रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है तो न्यूरो प्रॉब्लम होता है। तो इसको ऑर्थोपेडिशियन भी देखते हैं जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, और इसको क्या है न्यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं जिनका ताल्लुक रगों से होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर मैं एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं कहना चाहूँगा। बैक पेन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है और नेफ्रोलॉजी का गुर्दों का जो प्रॉब्लम है, हम हॉस्पिटल पे इंडोयॉस हॉस्पिटल पे जब बैठकर रहते हैं तो उनका कहना रहता है कि क्या है हमें ये बैक पेन है और हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, शुरू हुई थी। हम उसके बाद वो फलाना जड़ी बूटी खा रहे थे, फलाने हकीम साहब के पास दवा खा रहे थे, तो हम पहले तो ठीक था, फिर उसके बाद मर्ज बढ़ गया। तो मैं यहाँ पर किसी की तनकीद नहीं करना चाह रहा हूँ, क्यों तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, बहुत से हकीम हैं जिनके पास हिकमत है, तो अल्लाह के फजल से मर्ज भी दूर हो सकता है। मगर आजकल के हालात में हम ये देख रहे हैं जड़ी बूटियों और इस तरीके के दवाएं जो जेन्युइन नहीं हैं, जो रिसर्च बेस्ड नहीं है। मेडिकल साइंसेस में कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसका मतलब उसके ऊपर तहकीक की गई है और तहकीक में ये पता चला है कि फलाने मर्ज के लिए फलानी दवा कारामद रहेगी, पूरी वेरीफाई। हाँ ये इसको कहते हैं रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड। अब ये जो दवाएं हैं, मेरे बचपन में
हमारे बुजुर्गों भी क्या है जड़ी बूटी हकीम के हर्बल पास जाना जड़ी खाना बूटी, बहुत से और शायद अभी भी कुछ लोग होंगे, मैं जी। ऐसा कोई तनकीद करने का सवाल नहीं है, मगर इसमें मैं देख रहा हूं कि क्या है नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। जी हाँ जी। तो अब ये नेफ्रोलॉजी का मामला है, गुर्दों का मामला है, क्रैकनीन बोलकर होता है, वो 1.2 से नीचे होना चाहिए, 1.5 था, बढ़ गया तो गुर्दों की बीमारी हो गई, तो आप जड़ी बूटी खाए, आप हकीम साहब के पास कुछ दवा खाए तो वो जाकर और रेट बढ़ गया, जिसके बाद हम ये जो अंग्रेजी दवा है वो भी काम करना छोड़ देती है। जी हाँ, पहले के दौर में तो हर बीमारी के लिए सिर्फ हल्दी जड़ी बूटी सेम अभी भी होगा, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी होगा, मगर कहाँ तक आप ये बीमारी को डायग्नोस करे हैं और वो फलानी जड़ी बूटी आप जो दे रहे हैं काम करेगी नहीं करेगी, अब उसकी तहकीक कौन करेंगे। तो अब ये जो एलोपैथी है इसमें इसके भी नुकसानात हैं, ऐसा नहीं कि 100% ये सही है। तो उसके वास्ते तो हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसका मतलब क्या है मालूम, हम बीमारियों से कैसा बचें, दवाओं से कैसा बचें और दवाखानों से कैसा बचे और डॉक्टर से कैसा दूर रहे। तो प्रोग्राम का उन्वाई नहीं है, तो इसके अंदर यहाँ ये नहीं है कि क्या है आप जड़ी बूटी छोड़ दीजिए, हकीम साहब को छोड़ देंगे, दवाखानों को आइए, हमारी अंग्रेजी दवा खाइए, नहीं। प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बीमारियों से दूर किस तरीके से रह सकते हैं। और आज की जो बात हो रही है, दौरों की जो बात हो रही है, फीड्स की बात हो रही है, वहां भी यही हो रही है कि आप कैसा अलग रह सकते हैं। तो पहले तो ये जो कॉलर थे इनका जवाब बिल्कुल मैं देना चाहूँ सिंपल, या तो आप एक ऑर्थोपेडिशियन यानी तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, एक्सरे बताना चाहिए। और इसमें आसान तरीके हैं। एक गलतफहमी ये है कि जब एक्सरे निकालते हैं, सीटी स्कैन निकालते हैं, MRI निकालते हैं तो हम क्या है मालूम ऑपरेशन कर देते हैं। जरूरी नहीं है, दवाओं से ठीक हो सकता है। कभी कभी आधे बीमारियां तो दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। तो आप डॉक्टर से मिलिए, मिलकर पूछिए, वरना नुकसान के भी चांसेस है इसके। ये जो एपिलेप्सी जो बीमारी है फीड्स की, इससे किस तरह बचा जा सकता है? तो देखिए, जहां तक हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, चाहे एपिलेप्सी रहने दीजिए, चाहे डायबिटीज रहने दीजिए, चाहे कार्डियोलॉजी रहने दीजिए, चाहे कैंसर रहने दीजिए, ऑन्कोलॉजी, प्रोग्राम जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है, वो आपकी लाइफ स्टाइल और तर्ज जिंदगी पे है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल, अगर आपकी तर्ज जिंदगी अगर ठीक है, तो रिसर्च के जरिए कहा गया है कि 66% बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। तो जहां तक एपिलेप्सी का ताल्लुक है, दौरों का जो फीट्स का ताल्लुक है, उसके अंदर आप में तनाव कम होना चाहिए, तनाव कम होना चाहिए, और आपकी नींद बराबर होना चाहिए, और आप क्या है अल्कोहल शराब से दूर होना चाहिए, सिगरेट से दूर होना चाहिए। ये आम चीजें हैं। अगर ये चीज़ों पे अगर कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह क्या है ये इस तरीके की चीज़ें नहीं आ सकते। कभी अगर दौरे आए हैं, फीट्स अगर आए हैं, तो कभी इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक को हम एपिलेप्सी की बीमारी है, मुर्गी की बीमारी है नहीं बोल सकते। मैंने कहा कि जब बुखार की शिद्दत ज़्यादा है, जब शुगर अब नॉर्मल अगर है, नींद बराबर नहीं है, तो कभी ना कभी एक हद हो सकता है, हम जैसे लोगों को भी हो सकता है वैसा। तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारी तर्ज जिंदगी है वो ठीक कर लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह क्या है अल्लाह ताला इन चीजों से दूर रखेगा। एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही है? वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहती हैं आप? जबलपुर से बात कर रहे हैं हम। जी फरमाइए। हाँ, जबलपुर से बात कर रहे हैं हम। हमारे हस्बैंड को पेट में कंकर है। जी एक बार अपना सवाल दोहराइए प्लीज। आपके हस्बैंड को हेलो, पित्ते में कंकर है उनको। अच्छा, पित्ते में कंकर है। अच्छा, जी 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 जी, ठीक है। तो आप उसका इलाज कुछ कराए हैं? कुछ नहीं सर, 5 mm है, अभी नहीं करा इलाज कुछ भी। अच्छा, देखिए ये जो पित्ते में जो कंकर है, इसको हम जो डॉक्टर को बताते हैं उसको कहते हैं यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट बोलकर डॉक्टर होता है, तो वो क्या है मालूम, इसकी जांच करता है
और इसके टेस्ट होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड और दूसरा टेस्ट होता है, तो उसमें पता ये चलता है कि पित्ते में कंकर का साइज क्या है। अगर साइज बिल्कुल छोटा है दवाओं से कम हो सकता है, अगर बड़ा है तो उसके 2-3 तरीके, एक तो लेजर से कम करते हैं वो लाइट की रोशनी से, और दूसरा क्या है सर्जरी से भी कम करते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, जाके बताइए, बताने से पता चलेगा कि पत्थर है या नहीं, अगर है तो उसका साइज क्या है और उसका इलाज क्या है, वही पता चलेगा आपको। लगता है हमारे एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, वालेकुम फरमाएं। सलाम। जी 5 mm है, अभी 2-3 है बोल रहे उसमें। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 थे वो, अभी 2-3 है बोलकर बोल रहे, तो फिर उसका एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और वो यूरोलॉजी से मिलेंगे तो वो बोल देंगे क्या है, वो दवाओं के जरिए क्या है कम कर देंगे, और यानी तो वो जो लेजर ट्रीटमेंट होता है या सर्जरी के जरिए ठीक होता है। तो वो जो बाकी के 2-3 जो कंकरे है बोल रही, उसका साइज क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और इलाज कराना पड़ेगा, यही है उसका सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है मोहतरमा ने सुन लिया होगा। जी जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी मसूद साहब। जी। ये जो एपिलेप्सी जो बीमारी होती है, इसकी गलत फहमियां क्या है और हकीकत क्या है? ये मैं समझता हूँ आज के प्रोग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मालूम होना चाहिए। गलत फहमी नंबर 1 मैंने जिक्र किया है कि ये सिर्फ बच्चों को हो सकती है, ये गलत है, ये हर किसी को हो सकती है। गलत फहमी नंबर 2, ये क्या है मालूम, एक रूहानी बीमारी है या कोई दूसरे लोग या मुखालिफिन आपको कुछ करा दिए है, ये बिल्कुल गलत है। एक मेडिकल बीमारी है, इसका ताल्लुक दिमाग और रगों से है और कई हजार साल से है, और अल्लाह के फजल से अब जो साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ, इसका डायग्नोस और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है ये। और तीसरा, लोगों का सोचना यह है कि एपिलेप्सी और मुर्गी की जो बीमारी है वो आदमी बिल्कुल हैंडीकैप है, वो नाकारा है, कुछ काम नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत। तो ये भी गलत है कि हो सकते हैं आदमी को दौरे आ सकते हैं, कभी जिंदगी में एक मर्तबा आते हैं, कभी साल में एक मर्तबा, कभी 6 महीने में, 3 महीने में एक मर्तबा, इस तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी बिल्कुल ही हैंडीकैप है या नाकारा है कि कुछ काम नहीं कर सकते, वो गलत है, ये भी एक गलत फहमी है, समझो। प्रोफेसर मसूद साहब, आपसे माफी चाहूंगी, कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं राजभवन से बात कर रही हूँ। जी पूछिए। जी हमारे दूसरे को फालिज का अटैक हुआ, 4 महीने हुआ जी। 55 स्टेज है उनकी। ये मोहल्ले में दर्द और उंगलियां अभी तक काम नहीं कर रहे उनके, जी। तो उस वजह से पूछना था। अच्छा, ठीक है। देखिए, पैरालिसिस, जी हाँ, फालिज का जो असर है, इसका ताल्लुक भी न्यूरोलॉजी से है। जी देखिए, न्यूरोलॉजी में कई किस्म के अमराज हैं, और न्यूरोलॉजी में चौथा बड़ी जो बीमारी है, चौथी 4th, वो है एपिलेप्सी है। जी जी, वो 4थे नंबर पे आती है। उससे पहले ये पैरालिसिस है। पैरालिसिस का मामला भी तकरीबन वही है। एपिलेप्सी और पैरालिसिस, फालिज जो है, उसमें एक सब में बड़ा फर्क यही है कि आपके ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में जो तब्दीली आती है, वो तब्दीली वक्तिया होती है, उसका असर वक्तिया होता है, वो एपिलेप्सी है, फिट्स। जी, मगर न्यूरोलॉजी के अंदर ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में थोड़ा ये डिस्टरबेंस होता है, इफेक्ट होता है, जिससे आपके दूसरे आज़ा या तो काम करना बिल्कुल बंद कर देते या तो पार्शली काम करते हैं। उसकी एक मिसाल है पैरालिसिस है, और ये फालिज अभी जो कॉलर ने फरमाया। जी जी। तो उसकी वजह ये है, मैंने कहा कि जो ब्रेन है वो मेन जंक्शन है इंसान के पूरे जिस्म का। हर एक चीज का सिग्नल, मैं बात कर रहा हूं तो मुझे सिग्नल ब्रेन से मिल रहा है, मेरे जो हाथ पैर के जो मूवमेंट है, इसके जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन से मिल रहे हैं। मास्टर माइंड। जी हाँ, एक सेंट्रल पावर हाउस है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा उम्र की वजह से
तो आजकल ज्यादा उम्र की भी जरूरत नहीं है। फालिज का जो मामला, पैरालिसिस का मामला है 30-40 ईयर्स में भी हो सकता है। तो वजह क्या है? आपका ब्लड प्रेशर का जो मामला है और आपका जो शुगर के जो लेवल है, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। और कैसा इफेक्ट करते हैं? परमानेंटली इफेक्ट करें तो आप परमानेंटली पैरालिसिस में रहेंगे। अगर पार्शियल इफेक्ट करेंगे तो आपके जो जितने भी आज़ा है, लिम्स जिसे कहते हैं, हाथ पैर, वो क्या है मालूम, पार्शियली इफेक्ट होंगे जी। तो मेडिकल साइंसेस में और एक बड़ा मुश्किल का मामला ये है कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि क्या है कि एक 2-3 आर्गन ऐसे है, एक हद अगर खराब होंगे या तो बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, या ठीक भी होंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। जिसमें मैं मिसाल दूंगा किडनीज, गुर्दों का जो मामला है जी जी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, एक हद गुर्दे अगर खराब होंगे तो वो गुर्दों की फंक्शनिंग, उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। या तो आपको डायलिसिस को जाना पड़ेगा या ना तो गुर्दों को आप ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। दूसरा अहम आज़ा इंसान के जिस्म में है ब्रेन। ब्रेन अगर एक हद पूरा इफेक्ट अगर हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक स्टेटस है ना, ब्रेन डेड कहते हैं। तो इंसान का दिमाग वो खत्म हो चुका है, अब खाली जिस्म है, सांस वगैरह कुछ चल रही है, कोमा में है, तो ब्रेन डेड कहते हैं। तो मोहतरमा का जो सवाल था, जो बुजुर्ग है जी हाँ जी, उनको कुछ दिमाग पे असर हुआ है और उसकी वजह से क्या है, हाथ पैर गिर गए हैं, फालिज का असर हुआ है और हाथ पैर में कुछ हरकत है और वो हरकत इंप्रूव होंगी, नॉर्मल होंगे या नहीं होंगे। अब इसके अंदर ये क्लियर कट न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है। अब इसका इलाज क्या है? अब इलाज देखिए, पहले नंबर 1 दवाओं से कम हो सकता है, नंबर 2 एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी वो है, और नंबर 3 सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी, जो ब्रेन है उसकी सर्जरी करते हैं जी। अब ये कौन सी चीज करना है, दवाएं देना है या एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी है या सर्जरी है, ये न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं। उसके लिए पेशेंट की उम्र क्या है और उनके जो वाइटल पैरामीटर, जैसा ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम है क्या, शुगर का कुछ प्रॉब्लम है या कार्डियक कुछ प्रॉब्लम है या गुर्दों का कुछ प्रॉब्लम है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम इलाज किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर उम्र ज्यादा है, दूसरे बीमारियां हैं, तो हम दवाओं पे हम वो डिपेंड करते हैं, या तो एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। आजकल जो पैरालिसिस का, फालिज का जो मामला है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दवाएं और फिजियोथेरेपी में है। अगर आप सर्जरी के ऊपर जा रहे हैं तो वो देखना पड़ता है कि स्टेटस क्या है, उम्र क्या है, सर्जरी के लायक है या नहीं है। अब जहाँ तक इनका मामला है कि मैं समझता हूँ कि न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर दवा और एक्सरसाइज या कोई फिजियोथेरेपिस्ट अगर आसपास में है तो उनको आप बोलना चाहिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट की जो कंटिन्यूअस जो एक्टिविटी होती है फिजियोथेरेपिस्ट की, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये कॉलर को शामिल करने से पहले हम बात कर रहे थे कि एपिलेप्सी जो बीमारी होती है उसकी गलतफहमियां बच्चों को आती है, गलत है जी हाँ। और ये लोग हैंडीकैप होते हैं, वो भी गलत है जी, वो गलत हो। और एक रूहानी बीमारी है ये, इसका इलाज नहीं किया जा सकता, वो भी गलत है। और लोगों का सोचना है कि बिल्कुल ही रेयर है, बिल्कुल ही रेयर है जी, नहीं, वैसा भी नहीं है। दुनिया में बहुत से जगह हो रहा है और हिंदुस्तान में भी हो रहा है। माफी चाहूंगी, एक कॉलर को पहले शामिल कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, पूरी हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉल ड्रॉप हो गया जी, हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये गलतफहमियां हैं, और ख़ास तौर से गलतफहमी बीमारी के ताल्लुक से नहीं है जी, वो पेशेंट और अटेंडेंट का जो रिएक्शन होता है वो सब में बड़ी गलतफहमी है। दौरे में अगर पेशेंट अगर है तो उसको जो गलतफहमियां हैं ख़ासतौर से इलाज के ताल्लुक से, मैं समझता हूं कि ये क्लियर होना चाहिए कि आप उसको 4-5 लोग पकड़ रहे हैं, उसको अपने बस में कर रहे हैं, या तो पेशेंट क्या है जख्मी हो जाएगा या पेशेंट को जो संभालने वाले वो लोग जख्मी हो जाएंगे और उसके पेशेंट के मुंह को खोल रहे हैं, दांतों को अलग कर रहे हैं, जबान को अंदर कर रहे हैं और सिर को नहीं हिलाने दे रहे हैं। इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए और बांध दे रहे हैं पेशेंट को, नहीं देखिए, छोड़ देना चाहिए। एक आदमी जो समझदार है, आप ये देखिए, पेशेंट लेट कर होना चाहिए और सिर की हिफाजत करना चाहिए, सिर की हिफाजत करना चाहिए।
ये चीजें, और और खासतौर से पानी डालना जी, है, जी। पानी डालना है और वो कोई लोहे की चीज मुंह में रखना है, जी, बिल्कुल जी। गलत। जी और जूता सुंघाना है वगैरह, सब ये गलत फहमियाँ हैं, इससे कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है। तो एक 5-10 मिनट में वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप दवाखाने को लेकर जा सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना चाहिए उसे। जी हाँ, फ्लैट रखना चाहिए, हाँ, फ्लैट रखना चाहिए। और उसके बाद एक सवाल ये भी होता है कि दवाखाने को लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए, या एम्बुलेंस को बुलाना जी चाहिए। हाँ, जी। तो उसका एक उसूल ये है कि जब भी फिट्स आते हैं 5 मिनट तक दवाखाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहला जी। जो 5 मिनट होता है पेशेंट को कंफर्ट जोन में रखना चाहिए और पेशेंट को देखना चाहिए। एक 5 मिनट के बाद जब आप फोन कर सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं और इलाज के बारे में सोच सकते हैं। पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है एपिलेप्सी और फिट्स के बारे में। जी चलिए, वक्त हो चला है रुखसत लेने का। जी। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचता है। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारे नाज़रीन से बात करिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम को अख्ताम तक ले जाते हैं। मुझे और मेरे मेहमान को दें इजाजत, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए TTV उर्दू। खुदा हाफिज।